नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों कार्यक्रम में। हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की प्रगति क्या है, दोनों ओर से आ रहे बयान क्या कुछ कहते हैं। साथ ही एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि अफ्रीकी देश माली में अचानक स्थिति कैसे खराब हो गई है। माली के साथ साथ साहेल के इस इलाके की बदतर स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने की आशंका को नहीं किया खारिज। कहा जरूरत पड़ भी सकती है या नहीं भी। ईरान ने मध्यस्थ के जरिए भेजा ताजा प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने पश्चिम एशिया जंग पर जताई गंभीर चिंता। कहा हर घंटे बिगड़ रहे हालात। टकराव का रास्ता छोड़ बातचीत की अपील। इजराइल का हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर हमले का दावा। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर तेज किए हमले। काला सागर में रूस के बंदरगाह और तेल रिफाइनरी पर चौथी बार हमला। लगी भीषण आग। रूसी ड्रोन ने ओडेसा में यूक्रेनी पोर्ट को बनाया निशाना। रूस का पूर्वोत्तर यूक्रेन के एक गांव पर कब्जे का दावा। म्यांमार की सैन्य सरकार का बड़ा फैसला। लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को जेल से निकालकर घर में किया नजरबंद। 80 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता की सजा में 2 बार दी गई छूट। ब्राजील की संसद ने कम की पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की सजा। पिछले प्रयास पर राष्ट्रपति लूला ने लगा दिया था वीटो। बोल्सोनारो को पिछले साल तख्तापलट की कोशिश का ठहराया गया था दोषी। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ईरान पर फिर हमले का आदेश दे सकते हैं। अगर ईरान अमेरिका की मांगें नहीं मानता तो पेंटागन की ओर से ट्रंप को फिर हमले का विकल्प दिया गया है। इस बार हमला करने के लिए पहले से घातक हथियारों का विकल्प तैयार किया गया है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेसी और बातचीत भी जारी है। हालांकि इसमें अभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। सीज़फायर भी और बातचीत भी, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। यही स्थिति युद्ध के फिर से शुरू होने की आशंका को बढ़ा देती है और इसे तब और बल मिल जाता है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग के दोबारा शुरू होने की संभावना को खारिज नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं पता कि फिर से हमले की जरूरत है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए। इस बीच खबर है कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ संभावित हमले के विकल्पों की राष्ट्रपति ट्रंप को जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि अगर ट्रंप दोबारा हमले का फैसला लेते हैं तो एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, नेता और अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका नए और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल पर भी विचार कर रहा है। इसमें डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। ये मिसाइल करीब 2000 मील दूर तक निशाना साध सकती है और ईरान के बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को टारगेट कर सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करने के लिए बेकरार है। साथ ही उन्होंने ईरानी नेतृत्व में अनिश्चितता की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि बड़ी समस्या ये है कि किसी को नहीं पता कि ईरान का असली नेता कौन है। इस पर पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका के साथ बातचीत कभी नहीं रोकी। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा बातचीत के पक्ष में रहा है, लेकिन तेहरान किसी तरह का दबाव या थोपे गए फैसले स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उससे डरते भी नहीं हैं। इस बीच विदेश मंत्री अराक्ची की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का शीर्ष नेतृत्व उन्हें हटाने की तैयारी कर रहा है।
कहा जा रहा है कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में कम, IRGC के प्रवक्ता के तौर पर ज्यादा काम किया है। इस बीच यूएई ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान की किसी भी एक तरफा व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने कहा कि इस अहम समुद्री रास्ते पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए दुनिया के सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध की मंजूरी के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव रखने का इरादा अभी टाल दिया है। युद्ध के 60 दिन का समय पूरा होने के बाद इसे जारी रखने के लिए 1 मई को प्रस्ताव रखा जाना था। रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा कि 60 दिन से ज्यादा युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा ईरान के साथ सीज फायर है और ये समय सीमा लागू नहीं होती है। और इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अमेरिका की ओर से लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल बातचीत चल रही है और ये भी खबर है कि बहुत जल्द ईरान एक नया प्रस्ताव लेकर आया है जो अमेरिका को मिल भी गया है, शायद इस तरह की खबरें आ रही हैं। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए चंद्रशेखर जी, बात यह कि बड़ा ही कंफ्यूजन है इस वक्त और क्यों, कारण क्या है कि हर पल पल में नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ तो कह रहे हैं कि ईरान, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया है कि ईरान बहुत ईगर है, बहुत कोशिश कर रहा है कि समझौता हो जाए, वो लड़ाई नहीं चाह रहा है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जो है जरूरत पड़ी तो मैं अभी हमला भी करूंगा, शॉर्ट हमला होगा। तो जिस तरह की वो कोर्सिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने देख भी लिया है जबकि कि ईरान उन धमकियों के बीच से काम नहीं कर रहा है, उसका बराबर पलट जवाब दे रहा है। और अगर ये क्लेम करना यूएसए का कि भाई हम शॉर्ट वार करेंगे फिर से और बहुत घातक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और उनकी कैपेसिटी खत्म कर देंगे, उनकी लीडरशिप खत्म कर देंगे, उसके बाद ईरान सरेंडर कर देगा एक तरीके से, मेरे ख्याल से उसमें उनको फिर से सोचना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो भी घटनाक्रम हुआ है पिछले 2 महीने से सबने देखा है कि पुरजोर कोशिश के बावजूद अमेरिका की और इजराइल की, क्योंकि उनकी ओरिजिनल स्ट्रेटेजी यही थी कि हम इस तरह से हमला करें ईरान के ऊपर कि वो शांति के लिए राजी हो जाए और हमारी शर्तों पे वो मान जाए, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं अभी तक जो है। तो अगर वो इसी स्ट्रेटेजी को फिर से फॉलो करते हैं तो उसके सक्सेस के चांसेस मेरे ख्याल से बहुत लिमिटेड है। होने को तो कुछ भी हो सकता है पर चांसेस बहुत लिमिटेड है। लेकिन इससे समस्या जो है, जो एनर्जी का जो क्राइसिस क्रिएट हो चुका है दुनिया के लिए, वो बढ़ने की ज्यादा संभावना है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जितने दिन तक ब्लॉक रखा जाएगा, चाहे यूएसए रखे चाहे ईरान रखे, वो क्राइसिस बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को और बाकी जो भी लीडरशिप है उनको इस बात पर ध्यान देना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह से खोला जाए। बाकी जो वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है, कह रहे हैं कि $125 पर बैरल तक जो है कीमतें पहुंच गई हैं मार्केट में, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे सर ऐसे में सवाल ये आता है कि जो ये खबर आ रही है कि जो एक नया प्रस्ताव ईरान की ओर से गया है अमेरिका को, वो जो अमेरिका की पहली शर्त थी कि आप परमाणु कार्यक्रम छोड़िए और यूरेनियम का जो इनरिस्ट किया हुआ यूरेनियम है उसको अपने देश से बाहर निकालिए, क्या आपको लगता है कि ये जो नया प्रस्ताव अगर गया है तो इसमें ईरान मान गया होगा इसके लिए? मुझे इस पे बहुत बड़ा मैं इसमें बहुत ज्यादा इसको तवज्जो नहीं दूंगा इस बात को, क्योंकि मेरे विचार से वो ईरान का जो प्रपोजल है वो ये है कि पहले आप जो है युद्ध लड़ाई जो बंद करिए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में खोलने में हमारी मदद कीजिए, ब्लॉकेड को खत्म करिए। उसके बाद हम जो है न्यूक्लियर जो इश्यूज है और बाकी इश्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक ये पोजीशन मेरे ख्याल से बहुत रीजनेबल है ईरान की, जो अगर ये इस तरह का उन्होंने सर दर्शकों की जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे, जो ये जिस पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, अगर अमेरिका इकोनॉमिक ब्लॉकेड हटा लेता है तो क्या ईरान जो प्री वॉर कंडीशन थी उसमें हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है या हॉर्मुज में वो अपनी कंडीशंस लगाएगा? मेरे ख्याल से देखिए अभी तो इसमें कोशिश ईरान की तरफ से ये है कि जो थोड़ा वर्चस्व है ईरान का वो माना जाए इसमें। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें भी ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, क्योंकि ईरान को भी
अमेरिकन ब्लॉकेड से नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है उनकी। तो वो मेरे ख्याल से प्री वार तक मानने के लिए मेरे विचार से वो फ्लेक्सिबल होगा ईरान, अगर उसको सिक्योरिटी गारंटी दे दी जाए कि भाई उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा फिर से, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार उनको धमकी दे रहे हैं। वो अगर धमकी देने से रुक जाए और कोई सिक्योरिटी गारंटी, कोई कोalition हो जाए, 2-3 कंट्री मिलकर के उनको कहें कि भाई नहीं, हमला नहीं किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से ईरान प्री वार जो सिचुएशन थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, उसके लिए तैयार हो जाएगा। एक दिक्कत और आ रही है सर, वो जो ईरान से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वहां पर जो लीडरशिप है वो यूनिफाइड नहीं है, और अभी तो कई तरह की खबरें आ रही है, अरागची को लेकर भी खबरें आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, बात यह है कि ये बात सही है कि वहां लीडरशिप जिस तरह से चेंज हुई है, कि टॉप लीडरशिप जो थी, चाहे डिफेंस फोर्सेस की हो, चाहे रिलीजियस लीडरशिप हो, उसको असैसिनेट किया गया, वहां पे एक तरीका वैक्यूम आया। लेकिन ईरान में अभी तक जो इंटरनल है उसके बारे में तो किसी को नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है इंफॉर्मेशन का। और लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, ऑफ कोर्स वहां पे 2 तरह के ग्रुप होते हैं हर देश में। एक है सॉफ्ट लाइनर, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समझौता हो जाए ताकि देश को फायदा हो। दूसरे हैं हार्ड लाइनर, स्पेशली जो आर्मी की साइड के हैं, उनके IRGC का जो ग्रुप है, और इवन रिलीजियस लीडरशिप जो है वो हार्ड लाइनर में मेरे ख्याल से मानता हूं मैं। उनका ये है कि हमें बिल्कुल भी नहीं झुकना है। लेकिन और इसमें इस वक्त जो IRGC का जो कमांड है उनका ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि रिलीजियस लीडरशिप, और जैसा कि हम मानते हैं उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दिया गया, उनकी जगह जो आए हैं उनकी पोजीशन मेरे ख्याल से अभी वीक है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सब वो आए हैं IRGC के सपोर्ट से, ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप के सपोर्ट से। तो इसलिए, और वो शायद घायल भी हैं जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि अभी तक वो पब्लिक में नहीं आए हैं, या तो घायल होने की वजह से नहीं आए हैं, या उनको सिक्योरिटी कंसर्न है इसके लिए नहीं आए। ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक तो पब्लिक में उनका अभी तक उनका कोई आए नहीं है, खुद उन्होंने अपने आप को एक्सपोज नहीं किया है। और जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, ऑडियो भी नहीं दिया है उन्होंने, एक्चुअली रिटन में आ रहे हैं उनके, तो वो खुद दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो IRGC का पलड़ा इस वक्त भारी वहां लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर बातचीत होगी और कुछ इस तरह से, जिस तरह की बातचीत करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, ईरान तो बराबर, हार्ड लाइनर भी यही कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमने कभी मना नहीं किया। तो दोनों तरफ से मुझे, डिस्पाइट की जो है वहां पर आपस में हो सकता है फ्रिक्शंस हो, लेकिन दोनों तरफ लीडरशिप, चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड हो, दोनों ही ये बात कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमने बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं। ठीक है, तो जी सिंघल साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना, शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अफ्रीका के साहेल इलाके के 3 देश माली, नाइजर और बुर्किना फासो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। दरअसल माली में अलगाववादियों और विद्रोही संगठनों के देशव्यापी हमलों के बाद इन तीनों देशों में हलचल तेज हो गई है। नाइजर ने तो हमलावर संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इन देशों में सरकारों और सरकारी आर्मी के समर्थन में बड़ी संख्या में रूसी सेना और रूसी निजी मिलिट्री कंपनियां तैनात हैं। यूरेनियम इन देशों में भड़क रही अस्थिरता के पीछे बड़ा कारण है।
आइए एक रिपोर्ट के जरिए पूरे मामले को समझते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में इन दिनों भारी अफरा तफरी मची हुई है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। अलगाववादी और जिहादी संगठनों ने सैन्य सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यलगार शुरू कर दिया है। राजधानी बमाको की नाकेबंदी कर जिहादी संगठनों का संयुक्त मोर्चा बनाने का आह्वान किया गया है। माली में सक्रिय प्रमुख जिहादी संगठनों का संबंध वैश्विक आतंकी नेटवर्क से है। ये संगठन लंबे समय से उत्तरी और मध्य माली में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, सत्ता के खिलाफ असंतोष और लचर सरकार का फायदा उठाकर ये समूह तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। जमात नुसरत अल इस्लामुल मुस्लिमीन माली का सबसे प्रभावशाली जिहादी संगठन है जो सीधे तौर पर अलकायदा से जुड़ा हुआ है। इस संगठन ने गुरुवार देर रात एक बयान जारी कर जुंटा सरकार को बेदखल करने और शांतिपूर्ण और समावेशी परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक व्यापक साझा मोर्चा बनाने की अपील की है। यह अपील पिछले हफ्ते जिहादी संगठनों और तुआरेग अलगाववादियों द्वारा सरकारी ठिकानों पर मिलकर किए गए हमलों के बाद आई है। इसी हफ्ते संगठन ने राजधानी बमाको और सैन्य शासन का गढ़ माने जाने वाले पास के शहर काती में नाकेबंदी की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद से ही पिछले 2 दिनों से राजधानी की ओर जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक की कमी देखी गई है। हालांकि हवाई यातायात पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस बीच नाइजर सरकार ने बुर्किना फासो और माली के साथ मिलकर इन जिहादी संगठनों के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। 25 अप्रैल को गाओ, मिनाका और कीदल में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा रही है। तुआरेग अलगाववादियों ने पिछले 15 सालों में सबसे बड़ा हमला करते हुए उत्तरीय क्षेत्र के किदार शहर पर कब्जा कर लिया था और रक्षा मंत्री सादियो कैमारा की हत्या कर दी थी। साल 2012 से ये जिहादी संगठन माली में बेहद सक्रिय हैं। एक ओर आतंकवादी सरकार से लड़ते रहे हैं तो दूसरी ओर उत्तरी माली के लोग एक अलग और आजाद देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजावाद लिबरेशन फ्रंट यानी FLA इन्हीं अलगाववादियों की लड़ाई लड़ रहा है। 2012 के मार्च महीने में जब विद्रोह ने तेजी पकड़ी तो फ्रांस की सेना की मदद से उन्हें रोका गया। बाद में फ्रांस की सेना वहां से चली गई। इसका फायदा उठाते हुए सेना ने साल 2020 में पहली बार और फिर 2021 में तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली। फिलहाल आसिमी गोइता माली के राष्ट्रपति हैं। तख्ता पलट के बाद रूस का वैगनर ग्रुप आतंकियों के खिलाफ लड़ने में मदद के लिए पहुंचा, लेकिन जून 2025 में माली छोड़कर चला गया। अब इस काम को रूसी सेना अंजाम दे रही है। रक्षा मंत्री की हत्या से रूसी सेना की साख को भारी धचका लगा है। हालांकि क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि उसका माली छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है और कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बढ़ती हिंसा सिर्फ माली के लिए नहीं बल्कि पूरे पश्चिम अफ्रीका के लिए खतरे की घंटी है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। सिंघल साहब, ये माली में क्या कुछ चल रहा है ये तो हमने रिपोर्ट दिखाई। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे कि ये जो साहिल का इलाका है और ये 3 जो महत्वपूर्ण देश हैं, यहाँ पर किस तरह से फ्रांस, यूरेनियम और रूस, ये सब किस तरह से हुआ है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बात यह है कि ये साहिल का जो एरिया है ये जो मिनरल रिसोर्सेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने यूरेनियम के बारे में बात की, वहाँ गोल्ड भी है और वहाँ पे फ्रेंच जो वहाँ पे एक फ्रेंच कंपनी थी जिसको जो यूरेनियम की माइन उसके पास थी, लेकिन जब से यहाँ पर ये जो मिलिट्री जुंटा ने कब्जा किया है, उन्होंने जो है उसको नेशनलाइज कर दिया, कह करके कि भाई ये फ्रेंच जो है, क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी रही है ये एरिया, तो ये हमने अपने जो कॉलोनियलिज्म है उसको हम खत्म कर रहे हैं। उससे उधर एक वो ईरान का भी एक एंगल आ गया है कि ईरान, ये खबरें आई हैं कि ईरान ने वहां पे सीक्रेटली एग्रीमेंट किए हुए हैं यूरेनियम के लिए। 2024-25 में खबर आई जो कि एक अलार्म सब देशों के लिए हो गया। और वहां पे क्या है कि अल कैदा भी एक्टिव है इस एरिया में, तो जिहादिस्ट जो है वो मिल गए हैं। अब अलग जो FLA जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, ये दोनों ग्रुप एक साथ आ गए हैं और उन्होंने अपनी टैक्टिक्स को बदल दिया है। वो टैक्टिक क्या थी कि पहले था कि वो डायरेक्ट अटैक कर रहे थे और जो अब उन्होंने क्या किया है, बुर्किना, अभी जो आप जब जो उसकी माली की राजधानी है बमाको, उसको उन्होंने क्या किया, घेर लिया और उसको घेर करके उस डायरेक्ट अटैक नहीं किया है उन्होंने वहां पे, लेकिन घेर लिया है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया है उसका।
और जो वहां रसद, क्योंकि ये सारे देश जो हैं इनका जो समुद्र से तो कोई है नहीं, तो ये सारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तो ये इनकी जो है सेनेगल और जो आइवरी कोस्ट वगैरह है, वहां से उनको फ्यूल भी आता है, वहां से जो है खाने पीने का सामान भी आता है, वो रसद आनी वहां से बंद कर दी है उन्होंने। उससे इकोनॉमिक क्राइसिस के अलावा फूड क्राइसिस वहां पे हो गया। प्लस नॉर्थ में जो है, जो उनका जो सदर्न पार्ट है माली का, वो फूड बास्केट बोलते थे उसको, और वहां पे लड़ाई होने से फूड ऑब्वियसली क्रॉप ग्रो नहीं हो रही है, तो वहां वो फूड क्राइसिस हो गया है। दूसरा जो ये ईरान का जो एंगल एक मैं बताया, ईरान की जो गवर्नमेंट है, ईरान की खबरें आ रही हैं कि ईरान और रूस माली की जो मिलिट्री जुंटा है उनको सपोर्ट कर रहा है और उनको मदद दे रहा है। और जो आसपास के जो देश हैं, जैसे अल्जीरिया हो, यूक्रेन इवन है, वो कह रहे हैं, फ्रांस है, मारिटाना है, तो वो लोग जो है, जो रेबल ग्रुप्स हैं, उनको दे रहे हैं सपोर्ट, क्योंकि उनके अपने रीजंस हैं। यहीं पर सर आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो रेबल ग्रुप हैं वहां पर वो अलकायदा से जुड़े हुए हैं, वो इस्लामिक स्टेट से वो जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एफिलिएटेड हैं, और ये दुनिया में पहली बार एक उदाहरण यहाँ पर दिख रहा होगा कि किस तरह से एक तरफ सरकारों के साथ रूस और ईरान की सेनाएं वहाँ पर हैं, और अलकायदा और इनसे आईसिस से एफिलिएटेड जो ग्रुप हैं उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे ये फ्रांस और जो दूसरे देश हैं वहाँ पर मदद कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा बताइएगा सर, ये किस तरह का एक डुअल स्टैंडर्ड वहाँ पर दिख रहा है? आपने जो सवाल पूछा है बहुत उचित है ये सवाल। उसमें क्या है कि FLA, जिसका आपने आपकी रिपोर्ट में भी जिक्र किया, ये एक अलगाववाद, जो अपने आप वहां पर इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं मिलिट्री जुंटा को हटाना, लेकिन वो अपने आप में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, केवल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अब वहां पे जो दूसरा जो JNIM है, ग्रुप है, जो कि अलकायदा एफिलिएटेड है, जो कि शरीयत को वहां पे लाना चाहता है, वो ग्रुप भी वहां पे काम कर रहा था स्ट्रांगली। और जब ये दोनों ने रियलाइज किया कि मिलिट्री जो है वहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं, उनको सपोर्ट जो है दूसरे देशों से मिल रहा है और वो उस पर वो नहीं कब्जा, उनसे कमजोर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी टैक्टिक बदली FLA ने तो, और जेनिम ने, कि वो दोनों एक साथ में आ गए कि दोनों मिलकर के हम जो है इसको मिलिट्री जुंटा को हटाएंगे। तो मेरे ख्याल से FLA का जो अपना ऑब्जेक्टिव वही है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि कैसे ना कैसे करके जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसको हटा करके हम वहां पर अपनी स्थापना करें। तो कहीं ना कहीं इनको जो फ्रांस जैसे देश हैं उनसे सपोर्ट भी मिल रहा है, उनको सपोर्ट एक्चुअली FLA को मिल रहा था। ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, ये अभी अप्रैल में के महीने में ये इनका दोनों का जॉइंट एग्रीमेंट हुआ है, और जिसके तहत उनको बहुत सक्सेस भी मिली है, क्योंकि जब ये दोनों ग्रुप मिल गए तो इनकी जो ताकत जो है, जो मिलिट्री जुंटा की ताकत है, उससे ज्यादा बढ़ गई है, और उन्होंने अपनी टैक्टिक भी बदली। टैक्टिक जैसे मैंने कहा कि वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं अब वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर रहे हैं, तो उससे ये समस्या खड़ी हो गई है। तो अब नोट से कि फ्रांस वगैरह डायरेक्टली अलकायदा को हेल्प कर रहे हैं, वो एक्चुअली जो सेपरेटिस्ट ग्रुप था उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं। जैसा कि यूरेनियम और गोल्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, वहां पे एक्चुअली 1000 टन के करीब जो है नीमे में ये यूरेनियम भी अटका हुआ है, क्योंकि वहाँ लीगल इश्यूज आ गए हैं उसके बारे में, तो वो भी एक एंगल है। ठीक है सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की को जेल से रिहा कर घर में नजरबंद कर दिया गया है। यह कदम सैन्य शासन वाले देश में लोकतंत्र का आभास देने के लिए उठाया गया माना जा रहा है। आंग सान सू की 5 साल से जेल में है। साल 2021 में सेना ने उनकी अगुवाई वाली नागरिक सरकार को सत्ता से हटाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ब्राजील की संसद ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की जेल की सजा कम करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। बोल्सोनारो को पिछले साल तख्तापलट की कोशिश के आरोप में दोषी ठहराया गया था। यह विधेयक दिसंबर में संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने जनवरी में इस पर वीटो लगा दिया था। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ फोन पर बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका को महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आदान प्रदान और बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए।
साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि ताइवान का मुद्दा दोनों देशों के संबंधों के लिए सबसे बड़ा जोखिम बिंदु है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संघर्षग्रस्त दक्षिण सूडान में शांति सैनिकों की अधिकतम संख्या को 17,000 से घटाकर 12,000 सैनिक करने को मंजूरी दे दी है। दक्षिण सूडान में गृह युद्ध को रोकना इन सैनिकों की जिम्मेदारी है। अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव का 13 देशों ने समर्थन किया, जबकि रूस और चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव में सैन्य बल के कार्यकाल को 30 अप्रैल 2027 तक बढ़ाने का प्रावधान है। ब्रिटिश पुलिस ने उत्तरी लंदन के गोल्डर्स ग्रीन में हाल ही में हुए यहूदी विरोधी हमले के सिलसिले में 45 वर्षीय एक व्यक्ति पर हत्या की कोशिश के 2 मामले दर्ज किए हैं। इस हमले के बाद अधिकारियों ने आतंकवाद के खतरे के स्तर को दूसरे सबसे उच्च स्तर तक बढ़ा दिया है, जिसका मतलब है कि अगले 6 महीनों के अंदर आतंकवादी हमलों की अधिक संभावना है। अमेरिका अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले खास पासपोर्ट जारी करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि यह लिमिटेड एडिशन नए डिजाइन वाले अमेरिकी पासपोर्ट इस गर्मियों में जारी किए जाएंगे। साथ ही इसमें राष्ट्रपति ट्रंप का गोल्डन सिग्नेचर भी होगा। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कूटनीतिक रिश्तों में फिर से गर्माहट बढ़ती दिख रही है। 30 अप्रैल को 7 साल बाद अमेरिका और मियामी से पहली सीधी कमर्शियल फ्लाइट वेनेजुएला की राजधानी काराकास पहुंची। अमेरिकन एयरलाइंस की सहायक कंपनी एनवॉय एयर द्वारा संचालित फ्लाइट ने मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। यह सीधी उड़ान सेवा 2019 में सुरक्षा कारणों और बिगड़ते राजनीतिक संबंधों के चलते अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई थी। चुनाव